मेरा नाम है ग़ुलाम फ़रीद। आज हम मुकम्मल डिटेल के साथ R600 वाला कंप्रेसर 134 वाली फ्रिज के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो बहुत सारे भाई पूछते थे कि R600 वाला कंप्रेसर 34 वाली फ्रिज में कैसे इंस्टॉल करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो आज हम मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बना रहे हैं, गैस कैसे चार्ज करनी है, और आप कंप्रेसर को अच्छी तरह चेक कर लें, इसका ऑयल निकाल कर चेक कर लें, ऑयल के अंदर कचरा नमी वगैरह ना हो, ठीक है। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर चेक कर लें, इसके एम्पेयर चेक कर लें लगाने से पहले, ठीक है ना। लगाने के बाद फिर ये चीज़ें चेक नहीं होगी, ये पहले पहले आप चेक कर लें लगाने से पहले, इसके एम्पेयर, इसका ऑयल, इसका डिस्चार्ज प्रेशर चेक कर लें इसका। और फिर दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इसका फ्रिज का, जिस फ्रिज में हमने कंप्रेसर इंस्टॉल करना है, सबसे पहले आपने इसकी कैपी ट्यूब जो है वो काट कर चेक करनी है। कैपी ट्यूब जो है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। गैस और फिर इसके साथ चेक हो जाएगी कि गैस सिस्टम में है कि नहीं है। गैस सिस्टम में गैस हो तो इसका मतलब कि आपका सिस्टम बिल्कुल ओके, कहीं से लीकेज वगैरह नहीं है। देखिए हमने कैपी ट्यूब को काट लिया है। सबसे पहले हम इसके ट्यूब चेक करेंगे। ट्यूब बिल्कुल अंदर वाला जो होल होता है उसमें स्केल ना हो। अक्सर कैपी ट्यूब के अंदर जो अंदर वाले होल के अंदर स्केल होती है, सुराख भी उसका होता है, ठीक नज़र आ रहा होता है, तो साथ में स्केल भी होती है। ऐसे लगता है जैसे ट्यूब बिल्कुल ठीक है, ओके है, पर उसके अंदर स्केल होती है। वो स्केल की वजह से उसका सुराख तंग हो जाता है। तंग होने से फिर कंप्रेसर ज़्यादा ज़ोर लगता है। ज़ोर लगने से कंप्रेसर का पंप जो बैठ जाता है, या कंप्रेसर की स्टार्टिंग सही नहीं होती, कूलिंग भी सही नहीं होती। ये चीज़ आपने गौर से चेक करनी है। इसका जो कैप ट्यूब का अंदर वाला सुराख है ना, ये बिल्कुल ओके होना चाहिए, बिल्कुल। ये हम आपको दिखाते हैं, उसको ज़रा क्लोज करके जूम करके कि ये देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल साफ़ है। आपका भी सुराख ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल साफ़ नहीं है, स्केल है इसके अंदर, तो फिर आप इसको नई कैपी ट्यूब लगाएं। ये वाली ट्यूब बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और दूसरा हमने इसका कंडेंसर चेक करना है। फ़िल्टर काटेंगे इसका, फ़िल्टर काट के इसका कंडेंसर हमें खुद ही मालूम हो जाएगा। फ़िल्टर के अंदर नमी कचरा जो भी है ये सारा कुछ इसके अंदर से गुजरना है, गैस ने गुजरना है। तो कचरा जो होता है वो इसके अंदर जमा होता है, ऑयल भी इसके अंदर जमा होता है। इसके अंदर अपना ऑयल आ रहा है, ऑयल जो है हम इसका कंडेंसर वॉश करेंगे। इसका अपने फ़िल्टर अब काटना है, इसका पैप कटर की मदद से इसका फ़िल्टर काट लें। फ़िल्टर काट के चेक कर लें दाना। ये आप R600 वाला कंप्रेसर किसी भी फ्रिज में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपने गौर से देखनी है। ये फ़िल्टर, कैपी ट्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ देखें, ये फ़िल्टर जो हमारा बिल्कुल गंदा है, यानी कि कचरा है, कचरे से दाना का बिल्कुल ब्लैक हुआ है। और ये जाली भी इसकी गंदी है, और दाना बिल्कुल आपको नज़र भी आ गया कि बिल्कुल दाना इसका जो है बिल्कुल स्याह काला हुआ है। अगर इसी तरह हम कहेंगे हम इसमें कंप्रेसर लगा देंगे, कोई बात नहीं, चल जाएगा, तो भाई चल जाता है, ये मसला नहीं है, चल जाएगा, कुछ दिन चलेगा या 2-4 माह चलेगा। तो फिर ये इसका जो वर्किंग होती है वो सही नहीं होगी, इसका कंप्रेसर का पंप बैठ जाएगा, जहाँ फ़िल्टर चौक हो जाएगा। फिर दोबारा से नए सिरे से आपको फिर इसकी वाशिंग आपको करनी पड़ेगी। वाशिंग करेंगे तो आपका काम चलेगा। अच्छे से आपने इसकी वाशिंग करनी है, CTC की मदद से कर लें या थिनर की मदद से कर लें। तो इससे आप जितना अच्छा सिस्टम आपका वॉश होगा, उतना अच्छा आपका फ्रिज जो है वो कूलिंग अच्छी करेगा, एम्पेयर भी कम लेगा, और स्टार्टिंग भी उसकी अच्छी होगी। कुछ हमारे भाई कहते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही बस कंप्रेसर चला के इसको दबा के तेल को, ऑयल को बाहर निकाल देते हैं, जब ऑयल ख़त्म होगा तो कंप्रेसर लगा देंगे। तो वो जो आप ऑयल तो निकाल देंगे, जो उसके अंदर स्केल जमी हुई है, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे फ़िल्टर के अंदर आती है, वो आप उसकी कैसे ख़त्म करेंगे? तो वो तो नहीं ऐसे ख़त्म होगी। अब हम इसका जो कंडेंसर वॉश कीजिए, देखें जब पहले हमने CTC डाली तो कितना काला स्याह इसके अंदर गंद निकला है। पहले हम वैक्यूम पंप की मदद से इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। इसके आगे आप बोतल लगा लें, बोतल से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी स्केल हमारे सिस्टम में से आ रही है।
पहले जो स्केल आएगी उसको आप निकाल कर फेंकें, फिर बोतल को आगे लगाएं। ये हमने CTC डाल ली है। ये देखें, ये जब दूसरी बार CTC डाली तो ये इस तरह का कचरा आया। अब जो तीसरी बार डाली, नीचे देखें वो साफ़, ये ट्यूब हमारी इस तरह बिल्कुल इस तरह साफ़ होनी चाहिए। ये हम जब तीसरी बार हमने जब इसकी CTC डाल के इसको वॉश किया तो कलर आपने देख लिया है। यानी कि जब तक आपका कंडेंसर बिल्कुल साफ़ ना हो तब तक आपने ये CTC डाल कर इससे वॉश करते रहना, या आप थिनर डाल लें। ये अब हमारा कंडेंसर बिल्कुल साफ। एंड में आपने 410 या 22 की गैस लगा के कंडेंसर में जो CTC रह गई है उसको अच्छी तरह तेज़ प्रेशर देके निकालना है। वैक्यूम पंप जो है वो हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे और एंड में से अपने दूसरा गैस के साथ। अब इसके हम कनेक्शन करेंगे। ये रिले जो है ACC कंप्रेसर की मुख्तलिफ रिले होती हैं। डैनफास की और होती है, एस्परा की और होती है, यानी कि मुख्तलिफ कंप्रेसरों की मुख्तलिफ रिले होती हैं, उसके कनेक्शन लिखे होते हैं। तो वो आप कनेक्शन से कर लें। अवल लोड का जो कनेक्शन है वो देख लें कौन सी है इसकी, वो देख लें। उसके बाद रनिंग देख लें, इसकी स्टार्टिंग देख लें, कैपेसिटर कहाँ लगना है वो आपको मालूम हो जाएगा। अच्छे से इसके अच्छी तरह मजबूती के साथ इसकी तारें लगाएं। तारें इसकी लूज़ नहीं होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। जो लूज़ है थोड़ा सा प्लास के साथ उसको थोड़ा सा पंच करके हल्का सा फिर इसको लगा लें। तारें आपकी जो है ना ये लूज़ नहीं होनी चाहिए, ये टाइट होनी चाहिए तारें लूज़ होंगी तो फिर आपका जो है ना वो स्पार्किंग करेगा। ये कैपेसिटर एंड में देख लें, नीचे वाले जो एक पॉइंट खाली बचा नीचे उस पर ऐसे लिखा होता है। तो ये हमने टांका लगाया था, हमें शक पड़ा कि टांका बंद हो गया, तो फिर हमने ये टांके की मदद से अंदर वाले जो पाइप के अंदर घुसा कर चेक किया तो हमारा टांका बिल्कुल ठीक है। कैपी ट्यूब जब आपने साफ़ करनी काटनी है, पहले कैपी ट्यूब को साफ़ कर लें, फिर एक बड़ा सा टक लगा लें, उससे प्लास की मदद उसको तोड़ दें जल्दी से। ट्यूब जब काटनी है तो ये देख लें ज़रूर कि ट्यूब आप आगे से प्रेस ना हो गई हो। ज़्यादा कट लगाने से, बहुत ज़्यादा कट लगाने से भी ट्यूब आगे से प्रेस हो जाती है। बिल्कुल हमारा ट्यूब बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप इसके ऊपर फ़िल्टर लगाएंगे, ये हमारा फ़िल्टर लग रहा है। फ़िल्टर कोशिश करें इटली वाला फ़िल्टर इस्तेमाल करें। इटली वाले फ़िल्टर के अंदर जो होता है ना सिलिका जेल होती है वो अच्छी वाली होती है, नमी में अच्छी से जज़ब करता है। उसकी जाली भी बहुत बारीक होती है। चाइना वाले फ़िल्टर के अंदर जाली भी मोटी होती है, डस्ट आगे चल जाती है कैपी ट्यूब के आगे, और उसका सिलिका जाली भी इतना अच्छा नहीं होता, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो USA वाला जो होता है ना जिसे इटली का फ़िल्टर कहते हैं, USA नहीं इटली वाला फ़िल्टर, वो इस्तेमाल करें। जब आपने ट्यूब लगानी है तो ट्यूब का जो है ना फ़िल्टर का मुंह नीचे कर लें, नीचे करके इसको ट्यूब लगाएं, क्योंकि जब वो आप बिल्कुल बराबर रखेंगे या वो फ़िल्टर का मुंह ऊपर करेंगे इसके अंदर फिर शोल्डिंग चली जाती है। शोल्डिंग जाने से कैपी ट्यूब बंद हो जाती है। आप कोशिश करें इसका जो कैपी ट्यूब वाला सिरा नीचे रखें और तकरीबन आधी इंच ट्यूब जो इसके अंदर फ़िल्टर के अंदर करें, आधी इंच, और हल्की टॉर्च रख के इसको शोल्डिंग कर दें। और कैपी ट्यूब के ऊपर आपने टॉर्च नहीं मारनी, आपने फ़िल्टर के ऊपर टॉर्च मारनी। कैपी ट्यूब के ऊपर आपने टॉर्च नहीं देनी। कैपी ट्यूब के आपको टॉर्च लगाएंगे तो वो ट्यूब इसकी बंद हो जाएगी। अच्छे से फ़िल्टर लग गया। अब हम इसे गैस की मदद से, अगर 22 की गैस है तो 22 की गैस का प्रेशर दे के, अगर 410 की गैस है 410 का प्रेशर दे के इसको अच्छी तरह इसके जोड़ चेक कर लेंगे। वैक्यूम पम्प हम इसलिए नहीं इस्तेमाल एंड में करते कि वैक्यूम पम्प में से नमी निकलती है और उस नमी की वजह से फिर फ्रिजें चौक होती हैं। तो एंड में जो हमने इसको नहीं हम चेक करते, कोशिश हम यही करते हैं कि सारा काम जो है ना वो गैस की मदद से ही इसकी लीकेज वगैरह चेक की जाए। तो पहले हमने इसको गैस दे के चेक कर लिया था, तो अब हम इसको वैक्यूम करेंगे। अगर आपको अपने टांकों पे बिल्कुल इत्मीनान है फुल कि हाँ मेरे टांके बिल्कुल ओके हैं, तो फिर आप गैस भी ना लगाएं, आप वैसे ही अपने अच्छी तरह वैक्यूम कर लें। वैक्यूम करके आप अपनी गैस चार्ज कर दें। हम तो अक्सर जो है वो नहीं जोड़ चेक करते, जोड़ हम एंड में चेक करते हैं। जो गैस चार्ज करते हैं उसी गैस के साथ हम अपने जोड़ चेक कर लेते हैं। ये इस तरह आप चेक कर सकते हैं वैक्यूम पम्प को। वैक्यूम पम्प से
अगर हवा आ रही होगी तो यहाँ से बबल बनेगा, आपको मालूम हो जाएगा। जैसे वो ट्यूब चेक करते हैं पंचर वाला ट्यूब चेक करते हैं, इस तरह आप इसका आगे सर्फ लगा के चेक कर सकते हैं। या आप हमारा वैक्यूम बिल्कुल ओके हो गया। अच्छी तरह गेज बंद कर लें अच्छी तरह। और ये जो गेज की जो लाइनें हैं इसके अंदर आपने पुश अच्छे से चेक करने हैं, इसके जो रपटे होते हैं ना ये अच्छे चेक करें और अच्छी वाली लाइनें इस्तेमाल करें, अच्छी वाली गेज इस्तेमाल करें और लाइनें सही से टाइट करें। चाहे वो 834 का कंप्रेसर हो, चाहे वो 22 का हो, 404 का हो, 410 का हो, लाइनें अच्छी होनी चाहिए और बुश आपके अच्छे टाइट होने चाहिए, हवा वहाँ से ना जाए। ये नमी का बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखें, नमी इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। यहाँ से ये जो लाइन लगाई अपने सिलेंडर के साथ, यहाँ से थोड़ी सी हवा गैस निकाल लेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो ये आप गौर से चीज़ को नोट करें कि साथ में कोई शख्स सिगरेट ना पी रहा हो और कोई चूल्हा ना जल रहा हो। ये गैस डालते वक्त आपने फुल एहतियात करनी है, कोई चूल्हा ना चल रहा हो, कोई शख्स सिगरेट ना पी रहा हो। और दूध वाली मिठाई वाली दुकान पर जब आप काम करने जाएँ तो ये ख़ास चीज़ें नोट में रखें। ये हमने इसको गैस लगा दी है, फ्रिज हमने पीछे से ऑन कर दी है, फ्रिज हमारी पीछे से ऑन हो गई है। अब इसको हम गैस लगाने में जो है जी, आप ये मेन चीज़ है सबसे बड़ी इसकी है कि आपने इसका प्रेशर जो है ना ज़ीरो रखना है। ज़ीरो से नीचे इसको नहीं जाने देना और ज़ीरो से ऊपर इसको नहीं रखना। स्टार्टिंग में आपने इसको ज़ीरो पे स्टैंड करना है। जब आपने गैस चार्ज करनी है इसको ज़ीरो पे आपने फौरी स्टैंड करना है और साथ में इसकी डिस्चार्ज चेक करते रहें, डिस्चार्ज गर्म हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, बाज़ का टांका बंद हो जाता है जिसकी वजह से फिर वो गैस आप देते रहेंगे पर वो नीचे आता रहेगा। शोल्डिंग आपने अच्छे से करनी है, तसल्ली से करनी है। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं कर देनी, बहुत ज़्यादा कि एक टांके पे आप टांका लगाई जा रहे हैं वो शोल्डिंग अंदर चल जाती है। आपने इसको ज़ीरो पे स्टैंड करना है। आप इसकी वेट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप अपने साथ एक वेट नहीं लेके जा सकते जिस पे आप वेट करके गैस डाल सकें। तो आप इसी तरह एक ज़ीरो पे इसको स्टार्टिंग में रखें, साथ साथ डिस्चार्ज चेक करते रहें। वो ऊपर वाले खाने से चेक करें जहाँ कैपी ट्यूब स्टार्ट होती है वहाँ से स्प्रे हो रही है तो एक आधे मिनट बस, स्टार्टिंग में एक आधे मिनट बाद स्प्रे शुरू हो जाती है, कूलिंग भी शुरू होती है। इसे लोग आमतौर पे सोलर वाला कंप्रेसर कहते हैं और इसकी लाइट ये बहुत कम खाता है। ये बहुत ज़बरदस्त कंप्रेसर है। जिन भाइयों ने घर में सोलर लगाए हुए हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि अगर नॉर्मल फ्रिज आपका 1.2 एम्पेयर ले रही है, यानी कि 1.5 एम्पेयर 1.25 एम्पेयर ले रही है, तो ये आपका 1/2 एम्पेयर लेगी। या ये कुछ कंप्रेसर होते हैं जो 0.25 एम्पेयर लेते हैं, यानी कि पौने से मुराद के 0.78, ठीक है, इतने एम्पेयर लेती है। ये बहुत ज़बरदस्त कंप्रेसर है, सोलर पे ये बड़ा ज़बरदस्त चलता है, बहुत कम लाइट खाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 1500 बिल आ रहा है तो आपको इसका 600-700 रुपये बिल आएगा, हाफ बिल आएगा आपका इसको। तो हमने वहाँ गैस चार्ज कर ली और ऊपर वाले खाने से चेक करेंगे कूलिंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई। तो आप चारों ये इसके पाइप अंदर की तरफ हैं तो ऐसे हमें मालूम नहीं हो रहा कहाँ से इसकी स्प्रे शुरू हुई है। तो हम चारों तरफ से हाथ लगा के चेक कर लेंगे, जहाँ से कूलिंग स्टार्ट होगी आपको मालूम हो जाएगा वहाँ से ठंडी शुरू हो गई है। तो साथ साथ आपने प्रेशर भी चेक करते रहना है। ठीक है, वहाँ उसके पास बैठ जाना है, छोड़ना नहीं है। हल्की सी गैस लगाते रहेंगे, फुल तेज़ गैस उसको नहीं देनी कि आप फुल, ठीक है ये गेज खोल दें। हल्का सा, ये देखें ना, हल्का सा प्रेशर खोल के आपने इसको ज़ीरो पे लेके आना है स्टार्टिंग पे। यहाँ हमारा गैस जो है वो ख़त्म हो गया था, हमने सिलेंडर चेंज किया है। तो ज़ीरो पे इसका प्रेशर रखें। अब जो आगे जितनी भी फ्रिजें आ रही हैं वो सारी 8600 वाली आ रही हैं। तो 34 वाला कंप्रेसर भी मार्केट से बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, वो 8600 के कंप्रेसर मिल रहे हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको फिट करना बड़ा आसान है, इजीली है, जैसे दूसरे कंप्रेसर फिट करते हैं। फिटिंग ऐसे ही करें टोटल, बस जो फ़र्क होता है सिर्फ गैस चार्जिंग के अंदर कि आपने गैस चार्जिंग इसकी कितनी करनी है, कैसे करनी है। जैसे 134 वाला प्रेशर हम 10 रखते थे, ठीक है ना, जो ठंड हो सर्दी हो तो उसमें 5 रखते हैं, अगर गर्म मौसम उसमें 10 रख के छोड़ देते हैं।
तो इसी तरह इसका भी हमने प्रेशर ज़ीरो करना है। फुल गर्मी के अंदर ज़ीरो प्रेशर और सर्दी के अंदर ज़ीरो से नीचे, हल्का सा नीचे, 2 पॉइंट नीचे, सर्दी के अंदर 2 पॉइंट नीचे और गर्मी के अंदर ज़ीरो। यहाँ हमारी गैस बिल्कुल ओके हो गई है, हमने इसको छोड़ देना है, चलते रहने देना है। यहाँ इसको गैस वगैरह आप इसकी लाइनें वगैरह बंद कर दें, इसको चलने दें, ठीक है। ये हमने इसको छोड़ दिया फ्रिज को। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि ज़ीरो प्रेशर करके अपनी लाइन वगैरह उतार देती है। हमने अपनी लाइन वगैरह उतार दी है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है अभी हमें इसको लगाने की। तो ये हम इसके ऊपर डेड काप लगा दिए। जब आपने ये लाइन उतारनी, हल्की सी पीछे से गैस खोल रखनी है ताकि वो अंदर हवा ना खींचे, हल्की सी गैस खोल रखनी है। ये डिस्चार्ज वगैरह हमारे बिल्कुल ओके है, ठीक है। अंदर से भी हम चेक करेंगे इसको, अंदर कूलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ये अंदर हमारी कूलिंग हो रही है, ऊपर वाली जगह से कूलिंग इसकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। पहले वो नीचे से हमें महसूस हुई थी, तो नीचे से अब ऊपर की तरफ से कूलिंग इसकी स्टार्ट है। ये देखें इसके ऊपर आइस, कितनी जल्दी आइस आ गई है। ये बहुत जल्दी गैस चार्ज हो जाती है और इसका लोड भी कम है, गैस भी जल्दी चार्ज हो जाती है। ये हमारी यहाँ फ्रिज कंप्लीट हो गई। उसके बाद जब हम अपना 20 से 25 मिनट बाद आके दोबारा देखा तो हमारी कूलिंग जो है बिल्कुल ओके हो गई, ऊपर भी बिल्कुल पूरी हो गई, गैस हमारा बिल्कुल पूरा हो गया। तो बास का ऐसा होता है ज़ीरो पे भी गैस ज़्यादा हो जाती है, ये ज़ीरो पे भी गैस ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमारी थोड़ी सी अभी जब 20 मिनट हुए, 20 मिनट के बाद दोबारा हमने चेक किया 1 घंटे बाद, तो हमारी सक्शन के ऊपर जो आइस आ गई थी। हमारी जो सक्शन है ना, गैस ज़्यादा होने की निशानी यही होगी इसकी कि आपकी सेक्शन के ऊपर जो ना आइस आ जाएगी। आप किसी घर में काम करने गए हैं तो आप वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, ठीक है, ये जल्दी चार्ज हो जाती है। और सक्शन पे आपके जो आइस अगर आ गई है तो फिर आप फ्रिज को बंद करें 10 मिनट। 10 मिनट बंद करने के बाद, हाँ 10 मिनट बंद करने के बाद आप 4-5 सेकंड तक इसका पिन वाल दबाई रखें। आप मोबाइल की मदद से सेकंड 4-5 सेकंड तक इसका जो पिन वाल दबाई रखें। उसके बाद फिर इसका डेड का वापस लगा दें, ठीक है। वापस लगाने के बाद फिर इसको चलाएं। चलाने के बाद आपके जो फ्रिज है इसके ऊपर हल्की पतली पतली सी आइस आएगी, पतली पतली आइस आने का मतलब है कि आपकी फ्रिज बिल्कुल ठीक है। ये तो अंदर वाली इसकी पाइप यानी हार की जो फ्रिज होती है इसके सेक्शन पे बर्फ़ आती है पतली पतली। जो दूसरी फ्रिजें होती हैं जिस तरह जिसके डॉलर्स की हैं और हैं जिनकी प्लेट नज़र आती है तो उनकी आइस नहीं आती सेक्शन के ऊपर। अगर हल्की पतली सी आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ये वाला जो पाइप आपको सेक्शन का नज़र है इसके ऊपर आपने इंसुलेशन भी करनी है। हम इसके बाद में एंड पे इसके ऊपर इंसुलेशन करेंगे। आप पतली पतली सी कैपेसिटर के नज़दीक आपको हल्की पतली बर्फ़ नज़र आ रही है, आइस नज़र आ रही है। ये अगर पतली पतली सी हो एंड तक भी हो तो कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर इंसुलेशन करें, कोई मसला नहीं है, आती है। और जिनकी प्लेटें नीचे नज़र आती हैं उनकी नहीं आती, उनकी आनी नहीं चाहिए। अगर उनके ऊपर सेक्शन के ऊपर मोटी मोटी बर्फ़ आ गई है तो फिर आपको गैस कम करनी पड़ेगी। जैसे आपने 10 मिनट कंप्रेसर को बंद करने के बाद ये देखिए एंड में हमारी इतनी मोटी बर्फ़ आ गई थी।